गरीब के इलाज कहाँ मिली, सरकारी अस्पताल जो बढ़िया चली, अरे अस्पताल कब बढ़िया चली, जब लोग अस्पताल पर वोट करी। अरे सीटी है चुनाव निशान, पारस यादव जिंदाबाद, पारस यादव जिंदाबाद, सीटी है चुनाव निशान। अरे जागो जनता जागो, वोट की कीमत जाओ। यहाँ पे देख रहे हैं आप एक पार्टी है जपा जनराज पार्टी, यहाँ पे चुनाव चिन्ह उसका सिटी है और ये लोग कार्यकर्ता हैं लेकर के चल रहे हैं। सुरक्षा जनराज पार्टी, इसमें सुरक्षा मिलेगी, सरकारी अस्पतालों में सुविधा अच्छी मिलेगी, यहाँ पे सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वरोजगार मिलेगा। स्वरोजगार की बात करते हैं, शुरुआत आपसे ही करें तो स्वरोजगार की बात मोदी जी भी कर रहे हैं। युवा जो है वो नौकरी की बात, रोजगार की बात कर रहा है। मैडम देखिए, रोजगार है ही नहीं देश में, सिर्फ 3% सरकारी नौकरी है और 3% नौकरी के लिए ही ये लोग जाति के नाम पर एक दूसरे को बांट रहे हैं। 97% लोगों को अपना रोजगार करना पड़ेगा, इसलिए जनराज्य पार्टी पहले दिन से लोग स्वरोजगारी बने इसके लिए लोगों को जागरूक कर रही है और एक राजनीतिक मुद्दा है। आज यूपी और बिहार के लोग गुजरात में, बंबई में जाके नौकरी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ का युवा स्वरोजगारी है। तो जब तक हमारे यहाँ का युवा जागरूक नहीं होगा और स्वरोजगारी नहीं बनेगा तब तक नौकरी की समस्या नहीं समाधान होगी। जनराज्य पार्टी अगर नौकरी देने की बात कर रही है तो झूठ है, और कोई दल भी कह रहा है वो नौकरी देगा तो वो झूठ है, क्योंकि नौकरी है ही नहीं, केवल 3% नौकरी है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि हम स्वरोजगार क्यों कह रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रविशंकर भारत है, मैं जनराज्य पार्टी से हूँ और हमारे उम्मीदवार श्री पारस यादव जी हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सीटी हमारा चुनाव चिन्ह है। नारा है जनराज्य पार्टी का शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वरोजगार। आइए हम सब लोग मिलकर करें इस पर विचार। चलिए, अभी हम हैं अग्रसेन चौराहे पे। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। हमारे साथ में है पार्टी के उम्मीदवार, सीटी हाथ में इनके है, इसका चुनाव चिन्ह है। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे, परिचय जानेंगे और राजनीति में कब से हैं ये सब जानेंगे। मेरा नाम पारस यादव है, मैं जहानागंज ब्लॉक के सलेमपुर ग्राम का रहने वाला हूँ। जनराज पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी हूँ। ये पार्टी कब से बनी हुई है? कब से? यह पार्टी 2011 की बनी हुई है और इतनी पुरानी पार्टी है? जी जी जी। तो अभी तक अस्तित्व में क्यों नहीं आई? अस्तित्व में आई हुई तो लोगों की नजरों में क्यों नहीं आएगी? मुद्दा हमारा अलग है। अच्छा। जनता के बीच में हम इस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं। कोई भी मुद्दा धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है और क्या जनता जागरूक हो रही है। संस्थापक आप ही हैं या फिर कोई और है आपको उम्मीदवार बनाया हुआ है? पार्टी के संस्थापक हमारे बगल में हमारे बड़े भाई रविशंकर भारत जी हैं। अच्छा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वही पार्टी की स्थापना की। पार्टी को की स्थापना को लेकर के आप लोगों ने ये सारे जो मुद्दे जो है वो रखे हुए हैं। बिल्कुल। चुनाव की गहमा-गहमी तेज हो गई। अगर भारत की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, आजमगढ़ की बात करें खास करके, तो 2 ही नाम यहाँ पे जो चर्चा में है वो है, एक धर्मेंद्र यादव, एक निरहू यादव। कैसे इसमें जो है अपने आप की अपनी जो है कि अपनी पहचान, अपनी जगह कैसे बनाएंगे आप? जनता के बीच में हम कह रहे हैं कि भाई आजमगढ़ में आकर के कोई 500 किलोमीटर दूर से लड़ सकता है और कोई गाजीपुर से आके लड़ सकता है। ये लोग बाहरी हैं। जनता को यह संदेश हम दिला रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपके क्षेत्र के हैं, आप लोग हमको वोट करिए और हमारे मुद्दे पर वोट करिए। जनता हमको पसंद कर रही है, शाबाशी दे रही है जी। कितना मुश्किल होगा धर्मेंद्र यादव, क्योंकि आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहते हैं, धर्मेंद्र यादव के रहते, क्योंकि धर्मेंद्र यादव की ही लहर ज़्यादा दिख रही है। वैसे में सिटी जो आपने मुद्दा लेकर के चल रहा है, एक जायज़ मुद्दा है। जैसे आपने रोजगार, स्वरोजगार की बात कही, क्योंकि आपने कहा कि रोजगार तो है ही नहीं, 3% रोजगार है ना? छोड़ा, कह रहे हैं कि रोजगार तो है ही नहीं, 3% रोजगार है। आप एक अच्छा मुद्दा लेकर के लोगों को जागरूक करने के बाद स्वरोजगार की तरफ आप आगे बढ़िए। कैसे आप देखते हैं कितना जागरूक कर पाएंगे आप? थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम हौसला और बुलंदी के साथ इसको लेकर के आगे चल रहे हैं। कि पहली बार उम्मीदवारी में उठे हैं, इसके पहले भी उठे हुए? नहीं, पहली बार उठे हैं। पहली बार उठे? जी जी। जनराज इसके पहले 2011 से कौन कौन उठ रहा था? 2011 के हमारे पार्टी से रविशंकर भारत जी भी मुबारकपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं 2022 का। हाँ। और लखनऊ से भी लड़ चुके हैं 2009 में। अच्छा। जी जी। तो कभी जीत हासिल हुई थी या फिर जो है परसेंटेज वगैरह? जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन परसेंटेज हम लोगों का बढ़ रहा है। हाँ। जी जी। जनता के बीच में मतलब कि आपकी पहचान जो है कि वो बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बढ़ती जा रही है। हाँ। पहचान बढ़ती जा रही है। हाँ। आने वाले समय में बहुत जल्दी पहचान बढ़ जाएगी, इसमें कोई राहुल गांधी की बात करें तो युवाओं में एक अच्छी खासी पकड़ बना रहे हैं, क्योंकि सबको पता है, सबने जाना कि मोदी सरकार में रोजगार नहीं मिला। वो कह रहे हैं हम आएंगे तो 5 लाख नौकरियां
देंगे युवाओं को, अगस्त तक जो वैकेंसी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी झूठ बोल रहे हैं। इस सरकार की तरह वो भी झूठा वादा कर रहे हैं सभी लोगों से, जनता से। कि नौकरी है ही नहीं, हाँ? नौकरी है ही नहीं। आप इस चीज को मानिए, सरकारी डेटा ये कहता है कि केवल 3% सरकारी नौकरी मिल जो सकती है। नौकरी के आधार पे उनको वोट देना चाहते हैं, जो युवा मोटिवेट हो जा रहे हैं कि हमको नौकरी वास्तव में जो कांग्रेस सरकार आती है वो देगी, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं उन युवाओं से बस इतना कहना चाहता हूँ कि दोनों पार्टियां छल कर रही हैं और सिर्फ हम लोगों को आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि सरकारी नौकरी नहीं है। हमें और आपको जितनी जल्दी हम इस चीज़ को समझ जाएं कि जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार अपना स्वरोजगार करें। आज उत्तर प्रदेश अगर आगे बढ़ेगा तो सिर्फ स्वरोजगार से बढ़ेगा। आज यूपी पीछे है तो क्योंकि हम सिर्फ हमारे युवा नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं। आप सोचिए कि हमारे कितना बड़ा युवा अपने परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता, अपने घर को छोड़कर गुजरात, बम्बई, दुबई जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वहाँ नौकरी करना चाहता है, सोच स्वरोजगार की नहीं है। तो हम एक पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, लोग जागरूक हों। चुनाव का जिस दिन ये मुद्दा बन जाएगा और लोग इस पर वोट करना शुरू करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में उस चीज़ का कोई मोल नहीं है जिस पर वोट नहीं पड़ता है। आज सरकारी स्कूल की हालत देख लीजिए, सरकारी अस्पताल की हालत देख लीजिए, ये खराब सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसके लिए वोट नहीं पड़ता है। तो हम इस पर वोट डाल रहे हैं, वोट का वजन डालने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो और इस पर वोट का वजन डालें। जिस दिन वोट का वजन डालेंगे, ये बड़ी पार्टियां भी इसी की बात करेंगी और यही हमारी जीत होगी। स्वरोजगार की बात तो जो है कि पार्टियां और करती रही हैं, लेकिन युवाओं में अगर खास करके कहते हैं कि लोग अगर हम लोन लेते हैं, क्योंकि अगर स्वरोजगार आप करते हैं उसके लिए आपको सरकार से लोन लेना पड़ेगा, बैंकों से लोन लेना पड़ेगा। युवा डरा हुआ है कि हम लोन अगर पहले ये बात नहीं कहता कि उसको हम अच्छे मेहनत करके उसको हम अच्छा काम करेंगे, अच्छे मुकाम पे ले जाएंगे। वो कहता है कि अगर हमारा असफल हो गया तो हम लोन भर ही नहीं पाएंगे, उसके बाद हमारा घर द्वार भी चला जाएगा। ये डर कैसे निकलेगा? देखिए, मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, कोई भी उद्योग एक दिन में बड़ा नहीं होता है। आप छोटे से अगर शुरू करेंगे, तो मैं भी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं आपको बता दूं कोई भी चीज़ छोटे से बड़ी बनती है। हमारे युवा अगर सोचेंगे कि हम एक दिन में बड़ा बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान में होंगे। छोटा उद्योग शुरू करें और छोटे उद्योग से ज़रूर आगे बढ़ेंगे। यही हम लोग तो समझा रहे हैं लोगों को कि नौकरी है नहीं। अगर नौकरी है नहीं तो पहले दिन से आप सोचिए कि आपकी जो भी क्षमता है, आपकी जो भी चीज़ अच्छा लगता है, उस चीज़ को आप स्वरोजगारी बने। और इसमें हम अगर पार्टी स्तर पे अगर हमारे सांसद, हमारे विधायक आते हैं तो ऐसे कानून जरूर लाने की कोशिश करेंगे कि हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं जिस चीज़ का डर है वो डर खत्म हो। तो मैं फिर वही कहूँगा कि जनराज्य पार्टी एक राजनीतिक अवेयरनेस की बात कर रही है। हम कह रहे हैं कि जिस दिन हमारा एक भी विधायक चुनाव जीतेगा तो वो सिर्फ सरकारी स्कूल की बात करेगा, वो सिर्फ सरकारी अस्पताल की बात करेगा, वो सिर्फ स्वरोजगार की बात करेगा और हमारे परिवार के एक एक व्यक्ति को सुरक्षा कैसे मिले। अब सुरक्षा की बात यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुरक्षा देने का काम सिर्फ पुलिस का है और पुलिस इस समय सबसे ज़्यादा त्रस्त अगर कोई है तो पुलिस है, क्योंकि हमारे एक इंस्पेक्टर साहब को सब काम करना है, उनको जाँच भी करनी है, पकड़ना भी है, इन्वेस्टिगेशन भी करना है। तो हमने अपने पर्चे में भी लिख के दिया है पुलिस आयोग की स्थापना हो और इसको 3 भागों में बांटा जाए ताकि हमें सुरक्षा ये दे सकें, ये सही तरीके से काम कर सकें। तो जनराज्य पार्टी शिक्षा की बात करती है तो शिक्षकों की बात करती है, जनराज्य पार्टी स्वास्थ्य की बात करती है तो डॉक्टरों की बात करती है, उनको कैसे सुविधा मिलेगी। जनराज्य पार्टी अगर स्वरोजगार की बात करती है तो युवाओं की बात करती है। जनराज्य पार्टी अगर सुरक्षा की बात करती है तो पुलिस को कैसे सुविधा मिले, कैसे उनकी हो। ये चारों चीज़ मतलब हम दोनों तरफ से बात कर रहे हैं कि जनता को कैसे फायदा मिले और जो सुविधा जनता को देगी संस्था उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। दोनों चीज़ हम कर रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? कृष्णा कुमार। कब से जुड़े हैं इस पार्टी से आप? 2009 से। 2009 से जुड़े हुए हैं। कैसे देखते हैं ये पार्टी, मतलब ये शुरू 2011 में इसकी संस्थापना? मैं भैया से जुड़ा हूँ 2011 से हम लोग के साथ हैं, 2009 से हैं। तो अब आप इनसे ही पूछ लीजिए, आप इनके जवाब देंगे। कैसे देखते हैं? आपने ले रखा है अस्पताल के बारे में। अस्पताल के सरकारी अस्पतालों की स्थिति उतनी ही दयनीय है जितनी सरकारी स्कूलों की है, सरकारी संस्थानों की है, लेकिन फिर भी सारे लोग कहते हैं कि हमको सरकारी कर्मचारी बनना है। उसमें सुधार की बात कोई नहीं करता। आप क्या कहेंगे? सरकारी कर्मचारी को सुविधा मिलेगी तो वो जरूर काम करेंगे। लोग जो डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, अगर किसी को कोई छोटा मोटा बीमारी या बड़ी बीमारी होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा प्रेफर करते हैं सरकारी के बजाय। सरकार सुविधा उतना नहीं दे पाती, इस वजह से वो बाहर जाते हैं। क्यों नहीं दे पाए? इसके पीछे क्या? आजमगढ़ में 70% सरकारी अस्पताल ध्वस्त है।
ये मेरा सर्वे, हमारे पार्टी का सर्वे है, और 60% सरकारी स्कूल ध्वस्त हैं। 2 कमरों में 5 कक्षाएं चल रही हैं। बेचारा डॉक्टर जो है उसको एक कमरे में, जो एक MBBS डॉक्टर 16 साल की पढ़ाई के बाद एक कमरे में जहां बिजली नहीं, पंखा नहीं, उससे हम अपेक्षा करते हैं कि वो इलाज करेगा। एक ANMN सेंटर में आप जाइए, अभी यहाँ पर हम आपको नाम बता सकते हैं, शाहगढ़ में जाइए, वहां पर अस्पताल है नहीं, एक कमरे में बेचारा डॉक्टर खड़ा है। तो मैंने आपको कहा, हम दोनों तरफ से कह रहे हैं, जनता जागरूक हो कि उसको स्वास्थ्य चाहिए। जिस दिन वो वोट करेगी उस दिन जो भी सरकार में होगा उसकी जिम्मेदारी, मजबूरी होगी कि वो अस्पताल ठीक करे। जब अस्पताल ठीक होगा तो डॉक्टर को सुविधा मिलेगी, तो डॉक्टर हमें सुविधा देगा। मैं डॉक्टरों को गलत कह ही नहीं सकता अगर उसको सुविधा नहीं मिल रही है। तो आज आजमगढ़ में शिक्षा और स्वास्थ्य ध्वस्त है। अगर कोई कह रहा है कि हम दे रहे हैं तो कागज में दे रहा है, जमीन पर एकदम ध्वस्त है। और यही मुद्दा, इसी मुद्दे पर हम जनता से वोट मांग रहे हैं कि जब तक इस मुद्दे पर वोट नहीं करेंगे, लोकतंत्र में इसका कोई मोल नहीं। अगर आम जनता की बात करें तो महंगाई, बेरोजगारी की, आपने रोजगार की बात की, महंगाई की बहुत ज़्यादा बात कर रही है। रोजगार का तो आपने सोचा हुआ है, महंगाई को कैसे कम करेंगे अगर आप सत्ता में आते हैं? देखिए, स्वरोजगार में कहीं ना कहीं ये अपने आप छुपा हुआ है। आज हम चिप्स खरीद के खा रहे हैं, पहले हम भरसाए में जाके बुझा के नमकीन खाते थे। तो वो भी स्वरोजगार है। तो जब तक लोकल लेवल पे छोटी छोटी, क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनियां, ये आपने कहा, मैं समझ गई, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि अपना अपना काम खुद का लोग करे। जब लोहार लोहे का काम करे, कुम्हार करे, वो करे। ये हमने एक जगह बात करी तो उन्होंने कहा कि सरकार जो है कि वो जो मनुस्मृति लागू करना चाहती है, लोहार को हौसले वसला दे रही है कि ताकि तुम वही काम करो। क्या वो इंजीनियर बनने लायक नहीं है? क्या ICS बनने लायक नहीं है? क्या अधिकारी बनने लायक नहीं है? कुम्हार को चाक दे रही है, तुम जो है कि खाली करो, जो है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से पढ़ कर क्या ऊंचे पोस्ट पे जाना चाहते हैं। आप इसमें क्या सोच गलत है, ये बिल्कुल सोच गलत है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, जाति के नाम पर हमें सिर्फ इसलिए लड़ाया जा रहा है कि इस पर लोग वोट दे रहे हैं जाति के नाम पर। जिस दिन जाति के नाम पर से वोट देना खत्म होगा, लोग शिक्षा पे वोट करेंगे, स्वास्थ्य पे वोट करेंगे, ये बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। जो व्यक्ति इस बात को कह रहा है वो शिक्षित नहीं हो सकता है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ मैडम कि जनराज्य पार्टी सिर्फ 4 मुद्दे पर वोट मांग रही है। वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वरोजगार। अर्थात सरकारी स्कूल अच्छे से चले, सरकारी अस्पताल बढ़िया से चले, हमारे गांव के युवाओं को अपना रोजगार मिले, स्वरोजगारी बने एवं परिवार को सुरक्षा मिले। इन 4 चीज़ों के अलावा समाज को और 5वीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये तभी मिलेगा जब इस पर वोट का वजन पड़ेगा। स्वरोजगार की आपने बात करी, जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें तो ये भी हो सकता है ना कि जो योग्य हो ICS की तैयारी करे, जो योग्य ना हो वसूला से काम करे। मैंने आपसे यही कहा कि अपने योग्यता अनुसार व्यक्ति स्वरोजगारी बने। आज हमारे बच्चे, मतलब ये हो सकता है ये गलत बात हो कि हमारे बच्चे इलाहाबाद में, दिल्ली में जाके IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनमें क्षमता नहीं है। वो 10-10 साल करते हैं और फिर उन्हें UP और गुजरात और बम्बई नौकरी के लिए निकलना पड़ता है। तो यही मैं कह रहा हूँ, क्षमता अनुसार वो अपना स्वरोजगार करे, पहले क्षमता देखे उसके बाद कदम उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एज अ पार्टी जागरूकता कर रहे हैं, माता पिता को भी बता रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं कि स्वरोजगार से अच्छा कोई नहीं। आज मैं स्वरोजगारी हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अपना स्वरोजगारी हूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है मैं अपने माता पिता के साथ हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है मैं अपने व्यापार के साथ हूँ। तो स्वरोजगारी आदमी हर अपने परिवार के दायित्व को पूरा कर सकता है, अपने आर्थिक दायित्व को पूरा कर सकता है। आज हमारे साथी जो गुजरात, बम्बई, दुबई जा रहे हैं, उनके माता पिता की स्थिति आप देख लीजिए। पैसे ज़रूर भेज दे रहे हैं, लेकिन पैसे के अलावा भी बहुत कुछ माता पिता को चाहता है जो नहीं दे पाते। तो मेरा यही आपसे कहना है, जनराज्य पार्टी आपसे बहुत क्लिष्ट शब्दों में कह रही है जनता के बीच। आपने देखा, हम लोग गाना भी गा रहे हैं कि सरकारी स्कूल कब बढ़िया चलेगा जब लोग उस पर वोट करेंगे, सरकारी अस्पताल कब बढ़िया चलेगा जब लोग उस पर वोट करेंगे। तो हम बहुत क्लियर हैं, समय आएगा, समय लगेगा। जनता से जागरूक कोई नहीं है। बस ये है कि अभी धूल लगी है, धूल जिस दिन छटेगी उस दिन हम जनराज्य पार्टी की ये 4 मुद्दे हर पार्टी के मुद्दे होंगे, और क्योंकि हम सबसे पहले उठा रहे तो हम सबसे आगे होंगे। गाना सुनाइए अपना। हाँ, हमारा गाना बहुत सिंपल है मैडम कि अरे गरीब कलाई का पड़ी, स्कूल जब बढ़िया चली, अरे स्कूल कब बढ़िया चली, जब लोग स्कूल पर वोट करे, अरे गरीब के इलाज कब मिली, सरकारी अस्पताल जब बढ़िया चले, अरे अस्पताल कब बढ़िया चली, जब लोग अस्पताल पर वोट करे, अरे सीटी है चुनाव निशान, पारस यादव जिंदाबाद, अरे युवा के रोजगार का
मिली। रोजगार पर वोट करी। अरे जागो जनता जागो, वोट की कीमत जानो। अरे पारस यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेहतरीन। आजमगढ़ की बात करें तो 20 लोगों के टिकट कैंसिल कर दिए गए थे, जो है कि उसमें से आप जो है कि आप लोगों का बच गया था। अपने आप को भाग्यशाली समझते नहीं हैं? मैडम, मैं आपको मैंने जैसे कहा आपको, हमारा पहले दिन पहला पर्चा हमारा है। पहला पर्चा जो पास हुआ वो हमारा है। तो जिनका खारिज हुआ है वो कहीं ना कहीं उनकी गलती से खारिज हुआ है, उसमें शासन और प्रशासन का कोई रोल नहीं है। क्योंकि जिन लोगों का खारिज हुआ है, व्यक्तिगत तौर पे मैं उनसे मिला हूं, उनके एफिडेविट्स को देखा है। एफिडेविट्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से खारिज हुआ है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं जिनका खारिज हुआ है कि डिक्टेटरशिप की भारत जो है कि शुरुआत हो गई, कहीं ना कहीं भारत में तानाशाही बढ़ रही है। अब मोदी सरकार नहीं चाहती कि निरहू जी का या फिर अखिलेश धर्मेंद्र यादव का वोट बटे, इसलिए जो कि पर्चा खारिज करवा। नहीं मैडम, जब कोई व्यक्ति किसी पर एक उंगली उठाता है तो 4 उंगली उसके ऊपर होती है। तो जिनका खारिज हुआ है उनको अपने अंदर ध्यान इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, खुद देखने की ज़रूरत है। अपनी एफिडेविट को देखिए और कहाँ से गलती हुई उसको देखें और अगली बार फिर पर्चा भरें और उसकी गलती ना करें। हाँ, अभी ये आखिरी सवाल मेरा है कि जब पार्टी अब बड़ी हो जाती है, जीत जाती है, तो किसी और पार्टी में चली जाती है, जैसे इंडिया गठबंधन हो गया, एनडीए हो गया, आप लोगों का फ्यूचर कहाँ होगा? और अगर आप जीतते हैं, इन फ्यूचर बड़ा पार्टी बनते हैं, तो किधर आपका रुख होगा? जिस दिन जनराज्य पार्टी का एक भी विधायक जीत गया मैडम, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो गाना आज हम यहाँ गा रहे हैं विधानसभा के बाहर गा रहे होंगे। एक विधायक सिर्फ जीतने दीजिए और ये गाना हम वहीं गाएंगे। और ये सारी सुविधाएं जो हम, चाहे सरकार बने चाहे ना बने, एक विधायक की इतनी ताकत होगी, इतनी क्षमता होगी कि वह सारी सुविधाएं जो हम कह रहे हैं वो जमीन पर उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। और जहाँ तक दूसरी पार्टियों से मिलने का आप कह रही हैं, क्योंकि सारी पार्टियां लगभग मिल ही जाती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए ये मुद्दा आधारित पार्टी है। इसके ये बिना, ये कोई जाति आधारित नहीं, कोई धर्म आधारित नहीं, ये मुद्दा आधारित पार्टी है। इस मुद्दे के साथ अगर जो भी खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। ये मुद्दा हमारे लिए मेन है, ये हमारे पार्टी का बैकबोन है। और मेरा बस इतना कहना है कि आप किसी दल के साथ मिलने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हमारा पार्टी एक मुद्दा आधारित पार्टी है। मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं और मुद्दे पे ही काम करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ के सांसद आजमगढ़ के बनते हैं तो ऐसे कौन कौन से काम होंगे जिसको आप भविष्य में करना चाहेंगे इन 5 सालों में? सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारेंगे, इसके बाद जनता के सुरक्षा आपको की सुधर जाएगी, मतलब जो ऊपर से खराब चली आ रही है, इतनी सालों से हम खराब अपने तरफ से अंतिम प्रयास करेंगे कि जितना सुधारना होगा उतना सुधारेंगे। जितने के बाद लोग गायब हो जाते हैं। नहीं, हम तो यहाँ के स्थानीय हैं, हम तो बराबर आजमगढ़ रहने वाले हैं और बराबर रहेंगे, ये जनता से वादा करते हैं। चलिए, जो है कि एक नई पार्टी उभरती हुई पार्टी है, 2011 से अलग है, लेकिन पहली बार कोई देख रहा हो, जनराज्य पार्टी है और इसको आप लोग सपोर्ट करिए, थोड़ा देखिए। इनके मुद्दे तो काफ़ी अच्छे हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा जो स्वरोजगार का है, स्वरोजगार वाले थोड़ा इधर आ जाइए। स्वरोजगार का मुद्दा है जो मोदी सरकार हमेशा कहती रहती है कि लोन लीजिए, उसमें जो है कि काम करिए, लेकिन जो है कि वही युवा है कहता है कि रिस्क नहीं लेना चाहता है। और इनका वही मुद्दा है कि हम स्वरोजगार की तरफ युवाओं को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। आपको इनकी बातें सुनकर के, इनके मुद्दे जो है वो जो समाज में लाना चाहते हैं, उनको सुनकर के आपको क्या कहना है? अगर आप इनको वोट देना चाहते हैं या नहीं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ाने का, नई पार्टी जब आती है, सत्ता में आती है, जीतती है, तो अच्छा काम करती है, तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि उसको आगे भी कंटिन्यू रहना होता है। जो बार बार जीतती रहती है उसको तो लगता है भैया हमारा तो यहाँ पे जो है कि गढ़ी बन चुका है। आपको इस पर क्या करना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।